दादा ये तो आप कुछ सोच ही नहीं रहे। आपने उनका B1 ब्रिज गिरा दिया, 3,800 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। आपके तेहरान को वो कर्ज से जोड़ता था। अब वो कह रहे हैं आपने हमारा एक गिरा है, हम मिडिल ईस्ट के 8 गिरा देंगे। उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। तो मतलब युद्ध के तय नियम का तो कोई पालन करने को तैयार ही नहीं है। देखिए रमेश, जो कल प्रेसिडेंट ट्रम्प का अपने देश को संदेश दिया था, उससे एक साफ जाहिर हो गया था कि लड़ाई की हालात आगे बढ़ेगी, कोई फॉल बैक नहीं होगा। ये उसका एक संदेश था। पहले हम समझते रहे हैं कि ट्रम्प की हालात ऐसी है कि कुछ सीज फायर के बारे संदेश देंगे, ऐसा ऐलान कर देंगे, परंतु नहीं, क्योंकि उसकी जो मिलिट्री माइट है अमेरिका की, वो बहुत ज्यादा है। जितना भी वो गंवारा है, उसकी इकॉनमी बेशक सफर करेगी, पर मिलिट्री माइट को वो इस्तेमाल करेगा। ये ट्रम्प का पूरा क्लियर मैसेज है। अभी जो ये B1 ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, ये देखो, ईरान की ये सबसे बड़ी प्रेस्टीज, उसकी शान थी। इतना ज्यादा उन्होंने खर्चा किया था इसके ऊपर, और उसकी इनॉग्रेशन अभी ड्यू थी, और उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो मेजर इकोनॉमिक सेटबैक हो गया ईरान को। दूसरा है कि ये मिलिट्री, इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स मूवमेंट के ऊपर पूरी डिस्ट्रप्शन हो गई, जो कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है। इसी के साथ उसकी मिलिट्री मूवमेंट्स, इक्विपमेंट लाइक ड्रोन, मिसाइल्स मूवमेंट होनी थी, और उसका डिस्टेंस कम होना था। दूसरा, उसकी जो अपनी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लाई लाइन, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। तो ऑल्सो ये जो ब्रिज, ये जो आर्टरी बनी थी, ये इंटरनेशनल ट्रांजिट के लिए भी इस्तेमाल होनी थी। तो एक काफी बड़ा झटका ईरान को लगा है इसमें, चलिए क्योंकि जनरल सिंह, आप कह सबसे रहे हैं ये क्लियर हो ईरान गया के कि लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन एडमिरल गर्ग, ईरान तो झुकने को तैयार नहीं है। अब्बास अरागची साहब ने कहा बेशक आपने हमारा B1 ब्रिज गिरा दिया, लेकिन ना आप हमारा हौसला तोड़ सकते हैं और हम आपकी साख पूरी दुनिया में गिरा के ही दम लेंगे। तो मतलब जो आपकी रणनीति है कि किसी भी तरह, किसी भी दबाव में डालकर इनको बातचीत की कुर्सी में लाया जाए, अपनी शर्तों मनवाई जाए, वो तो होता दिख नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल रमेश, आप जब से युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी से, आप देखिए कि ट्रम्प साहब अपनी एक बात बोलते हैं, फिर ईरान उसको नहीं मानता है, उनकी चाल ईरान पे नहीं चलती है, फिर ट्रम्प साहब बाद में कुछ उल्टा बयान देते हैं। और ये फ्लिप फ्लॉप आप पिछले 33 दिन से देख रहे हैं कि यूएस के साथ चल रहा है। उसका मेन कारण यही है कि ट्रम्प साहब की, अमेरिका की जो भी चाल वो सोचते हैं कि वो चल रहे हैं, उससे ईरान दबेगा, लेकिन वो उल्टी बढ़ जाती है। अब आप देखेंगे कि ये जो B1 ब्रिज गिराया है, ये चाल भी बहुत उल्टी पड़ने वाली है अमेरिका को और उनके साथियों को। जो ईरान ने धमकी दी है, जो ब्रिजेस की लिस्ट दी है, हो सकता है ये सारे ना हो, लेकिन आप देखेंगे आने वाले समय में इनमें से कुछ ब्रिज जरूर ईरान टारगेट करेगा, एक संदेश देने के लिए ट्रम्प साहब को और अमेरिका को और उनके दोस्तों को कि आपके, ट्रम्प साहब को संदेश कि आप जो चाह रहे हैं उससे प्रॉब्लम हल नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। बट और उनके साथियों को भी ये मैसेज कि आप अगर ट्रम्प साहब का साथ देंगे तो ऐसे ही आप विनाश की एडमिरल राह गर्ग, पर चलते सवाल रहेंगे। यह है आप पे विश्वास कौन करेगा? एक तरफ आप कह रहे हैं डिप्लोमेसी की बात, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने डेडलाइन बढ़ा दी है, और तीसरी तरफ आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप पे ट्रस्ट कौन करेगा? बिल्कुल, आई मीन आप देखिए ट्रम्प साहब का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो इतना लो है कि उनके नेटो अलाइज ने भी उन पे ट्रस्ट करने से मना कर दिया और साफ इनकार कर दिया कि हम इस युद्ध में आपका साथ नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज ट्रम्प साहब के ऊपर जो कहते हैं, जो बोलते हैं, उस पर कोई विश्वास, उनके अपने खुद साथी जो है नेटो देश हैं, वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो बाकी देशों को तो आप क्या करेंगे, और यही आप देखेंगे आगे चल के अमेरिका को भारी पड़ेगा। चलिए एडमिरल गर्ग, आप कह रहे हैं अमेरिका को भारी पड़ेगा, लेकिन एक जो बात यहां पर दीप्ति जी सामने आ रही है कि आपके हर प्रयास को ईरान ने पूरी ताकत से पलटवार किया है। तो एक बात तो तय है, जब आपको उसने कह दिया कि आप 250 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, हम 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, आप हमें नहीं झुका सकते, तो आपको नहीं लगता कि साहब रणनीति बदलनी चाहिए? धमका के ईरान आपसे बातचीत करने को तैयार नहीं होगा।
देखिए, रणनीति तो आज 35वां दिन हो गया है युद्ध का। रणनीति तो ट्रंप को बहुत पहले ही बदल लेनी चाहिए थी, जब उन्होंने ईरान को वेनेजुएला के साथ समझ लिया था कि बिल्कुल सेम रहेगा। कि पहले बात हो रही थी 24 घंटे 48 घंटे। तो बट एक बात और भी रमेश जी बहुत पुरानी हमारे पुराणों में कही गई है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ट्रंप बिल्कुल जो चीज पूरे वर्ल्ड को ऑब्वियस लग रही है, जो सबको ऑब्वियस लग रही है, ट्रंप ऐसा कुछ ना करके वो अपने आप को अब बचाव की स्थिति में ला रहे हैं, अपने आप को एक विक्टोरियस घोषित करने की एक सेल्फ कंज्यूम्ड सिचुएशन में है। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि ये भी कहा जाता है बार बार। तो शायद ट्रंप के ऊपर ये सारी बातें इस समय लागू हो रही हैं। अगर मान लीजिए जैसा कि एडमिरल गर्ग ने कहा कि वो मिडिल ईस्ट के कुछ ब्रिज गिरा देता है, वहां की टेक कंपनीज में वो मिसाइल दाग देता है, कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट को आज उसने नुकसान पहुंचा ही दिया, तो फिर होगा बचेगा क्या? मतलब आप अपने पागलपन में लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। उनका केवल यही कसूर था कि वो एक अमेरिकन अम्ब्रेला, एक अमेरिकन शील्ड को शायद मान रहे थे कि वो हमारे लिए फायदेमंद होगी, उल्टा वो उनके लिए इतनी नुकसानदायक हो जाएगी, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। तो ईरान ने तो पहले हफ्ते में ही डिक्लेयर कर दिया था, और परसों जो उन्होंने अपनी वो वीडियो रिलीज करी है, वो तो नीचे सिटीज पे सिटीज दिखा रहे हैं, और वो उसको ट्रेलर नहीं कह रहे, वो कह रहे टीजर है ये। ऐसी कितनी सिटीज हैं तुमको कोई अंदाजा नहीं है। तो ट्रंप के पास अभी जब उन्होंने 2 दिन पहले राष्ट्र को संबोधन दिया, तब भी रास्ता था कि एक नैरेटिव बना के कि हम जीत गए, ये नस्तानाबूद कर दिया, वो कर दिया करके वो तब भी एग्जिट ले सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला बहुत कुछ, लेकिन कहा एक भी ढंग की बात नहीं। ऐसा वाली बात सिचुएशन कर दी कि ट्रंप आज इस समय और अपने आप डोमेस्टिक स्थिति देखिए कि कहीं वो पाम बॉन्डी हो, कहीं वो तुलसी गबार्ड हो, काश पटेल, इन्हीं को ये हटाने में वो लगे हुए हैं। तुमने मेरी बात नहीं बोली, तुमने ये नहीं किया। मतलब वो कर क्या रहे हैं उनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा। अगर प्रॉफिट मोटिव पे भी चल रहे हैं कि उनकी जो आर्म सेल है, उनकी जो कंपनीज है वो मुनाफा कमाए, तो ऐसे पूरा वर्ल्ड नाश होगा तो मुनाफा तो वो भी नहीं कमा पाएंगे। बिल्कुल सही बात का जनरल सिंह, आप देखिए ना अपने टॉप कमांडर्स को पलक झपकते ही हटा देना, अटॉर्नी जनरल को हटा देना, कुछ और लोगों को वो हटाने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों ने ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करने से मना कर दिया? उन्होंने कहा साहब ये जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है, ये एक तरह का वॉर क्राइम है जो हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अमेरिका में भी इसको लेके नियम है, कानून है। ये काफी आवश्यक पॉइंट आप जो बोल रहे हैं, ये टेंशन ड्रॉ करता है सारे विश्व के अंदर। देखिए, जो ये लड़ाई हो रही है, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्राइम किया जा रहा है, जास्ती हो रही है अमेरिका और इजराइल के हाथों से। जिनीवा कन्वेंशन को आपने बिल्कुल पीछे फेंक दिया, यूनाइटेड नेशंस को आपने पीछे फेंक दिया है, और लड़ाई अपने मन के मुताबिक करी जा रहे हैं। और जो आपने अधिकारी वहां पे सैक किए हैं, लेटेस्ट है उनके आर्मी चीफ, जो बेशक आर्मी चीफ का ऑपरेशन रोल नहीं है क्योंकि उनके थिएटर कमांड्स हैं और सेंट्रल कमांड के नीचे है, पर आवश्यक है। उन्होंने काफी हद तक एक सेन एडवाइस, एक अच्छी एडवाइस दी होगी, जो कि ट्रंप और हेक्सत के पावर के नशे में उनको सूट नहीं कर रही थी। ये बाद में अभी आएगा, इस समय तो कोई डिटेल्स नहीं निकली, पर साफ जाहिर होता है। तो क्या है कि ये जो आपने बोला कि क्राइम्स के बात नहीं मानते, देखो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के बारे आपको बताता हूं मैं। 1945 में जब ये हुई थी, तो उन्होंने जितने भी ये फील्ड मार्शल थे नाजी जर्मनी के, उन्होंने सबने ये बोला कि हम हिटलर का हुक्म मान रहे थे, पर उनके ऊपर 2 चार्ज लगे थे। सबसे पहले चार्ज ये था कि आप हुक्म अनलॉफुल कमांड का मानना सही नहीं है। दूसरा, आप एक अपने देश के नागरिक हैं, उससे बड़े आप इंटरनेशनल सिस्टम के भी नागरिक हैं, और आपको मोरालिटी को ऑनर करना चाहिए था। ये 2 चार्ज थे। और ये जो अधिकारी अब ऐसे सामने ये एक्शंस ले रहे हैं, जैसे उनके सेक्रेटरी केंट ने भी रिजाइन किया, जो केंट तो पहले ही उनका साथ छोड़ के चले गए, और बहुत पब्लिकली आके बोल रहे हैं कि साहब ये गलत करे। ग्राउंड इन्वेजन का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से अपील की कि आप इस ट्रंप का विरोध करिए करके। देखिए, ग्राउंड इन्वेजन का जितना भी दबाव डाल लें, ग्राउंड इन्वेजन कहाँ पे जाएगी? 2-3 ऑप्शंस निकलती हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियर को, अगर आपने यूरेनियम को आपने कैप्चर करना है 450 kg, तो वो तो अपना उत्तर पश्चिम के एरिया में है। 3 जो न्यूक्लियर प्लांट्स है, इसापन है, नैनाट्स है, फुडरो है, वहां पे
और ज्यादा उनको शक पड़ रहा है इस अफवाह पे, इसलिए उसके ऊपर इतने ज्यादा बर्बादी के साथ हमले हो रहे हैं। पर वो अगर आएंगे तो कैसे आएंगे? रेड करेंगे? एक रेड करके ये ऑपरेशन पर सक्सेस सर नहीं हो वो सकता। मुझे लगता है अभी उनके पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया ग्राउंड इन्वेजन का, तो एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। तो इसका बिल्कुल, मतलब उनके समझ में आ गया, वो सिर्फ भय बिना होई ना प्रीत की कहानी वहां पर लागू करना चाह रहे थे, लेकिन ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है वहां पर। देखिए रमेश, ऐसे है कि ट्रम्प जो बोलते हैं और जो नहीं बोलते, दोनों चीजों के अंदर डिसेप्शन होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। उन्होंने बिल्डअप कर दिया, पर ये ग्राउंड वॉर के बारे कोई जिक्र नहीं किया। तो ये नहीं कि उसकी तैयारी नहीं रखेगा ईरान, जरूर रखेगा। वो समझ गए हैं ट्रम्प का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, डिसेप्शन है, पीठ पे छुरा मारना, कि खैर लड़ाई के मैदान में पीठ में छुरा मारना भी एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर, सरप्राइज है, जरूरी बात है, नहीं तो कैसे आप लड़ेंगे? तो ये सब जो ट्रम्प कर रहे हैं, जो भी बोले ना बोले, उसके ऊपर एक्शन के लिए तैयार होना चाहिए, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। सर, और इसलिए बिल्कुल। मैंने पहला वो न्यूक्लियर ऑप्शन लिया, और दूसरा है खड़ग आइलैंड। खड़ग आइलैंड बेशक ऑक्यूपाई करें, पर उसको होल्ड कैसे करेंगे, उसके ऊपर कब्जा करके होल्ड कैसे करेंगे, वो बहुत ही एक मेजर क्वेश्चन है। और मैं समझता हूँ इसीलिए अमेरिका के अंदर ये जो डिबेट हुई होगी पेंटागन के अंदर, हो सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इससे बेहतरीन एडवाइस दी होगी कि आप इससे बिल्कुल। बचो, क्योंकि आपने पहले अपने मुद्दे तो कायम कर नहीं सके। तो वही है ना, जो मेरे मतलब ट्रम्प साहब अपने कानों को इतनी अच्छी अच्छी बातों की आदत डाल चुके हैं, उनको ना कहने की सुनने की आदत मुझे लगता है खत्म हो गई। थोड़ा बहुत किसी ने ना नुकुर की होगी, उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन एक बात और आती है एडमिरल गर्ग, वो ये आती है कि सबसे बड़ा शौक तो अमेरिका को अब लगेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ईरान का प्लान आप देखिए, या तो आप युआन में पेमेंट करिए या आप क्रिप्टो में पेमेंट करिए। यानी जो 40-50 साल से आपका एक छत्र राज था पेट्रो डॉलर का, अगर साहब आपके मतलब 1/5 जो आपका ऑयल जहां से निकलता है, 1/3 आपका फर्टिलाइजर जहां से गुजरते हैं, वहां अगर आपकी करेंसी को ही हटा दिया ईरान ने, इससे बड़ा शौक, इससे बड़ा साख और इससे बड़ा बट्टा आपकी साख में क्या लगेगा? बिल्कुल सही रमेश, आप देखिए अमेरिका की जो आज इकोनॉमिक ताकत है वो पेट्रो डॉलर से है, जो 73 में उन्होंने डील की थी ऑयल के ट्रेडिंग के लिए। और अगर वो ही पेट्रो डॉलर आज 20% भी अगर हम माने हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाता है, अगर वो 20% के ऊपर भी अगर पेट्रो डॉलर हट जाता है और चाइनीज का युआन या क्रिप्टो डॉलर में वो ट्रेड होने लगता है, सो अगर 20% भी माने, और ये ना ये मान के चलें कि बाकी 80% भी चलिए डॉलर में होते रहेगा ट्रेडिंग ऑयल का, तो ये 20% भी अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बहुत जबरदस्त झटका है। और जो ट्रम्प साहब बार बार डी डॉलराइजेशन के लिए, डॉलर को खत्म ना हो इसके लिए ब्रिक्स देशों को धमकी देते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ संबंध तोड़ दूंगा, वो इतना सेंसिटिव इशू है अमेरिका के लिए। आप सोचिए अगर 20% ईरान ये कर देता है तो ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और इससे सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा, क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो डॉलर के बदले बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल, आपने कहा बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर ये ईरान ने कर दिया तो मुझे लगता है इससे बड़ा नुकसान अमेरिका का कुछ हो नहीं सकता। दीप्ति जी, अब आप देखिए ना, आपके पास ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के हम। लास्ट में आपकी स्थिति यही आके न रह जाए, नेटो आपके साथ नहीं, जीसीसी आपसे पिन छुड़ाना चाहेगा, दुनिया का हर देश आपसे परेशान हो गया, आपके व्यवहार से, आपके तौर तरीकों से, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपकी जनता, आपकी जो इमेज है या मैं कहूंगा आपकी जो रेटिंग्स है वो हिस्टोरिकल लो है। तो आपको मिला क्या? बिल्कुल रमेश, अगर ये बात समझ में ही आ जाती तो फिर बात ही क्या थी। मतलब बहुत बुरी हालत इस समय ट्रंप ने अपनी भी कर ली है, पूरे विश्व की कर ली है, क्योंकि अगर हम इसके इकोनॉमिक पॉइंट्स देखें, देखिए 85 कंट्रीज में अभी तक तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग यूएई, जो तेल के भंडार और वो जो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कह रहे हैं अपनी जनता के सामने, तो सेल्फ सफिशिएंट हो भाई तो $2 पर गैलन जो उनका वहां पे गैसोलीन मिलता है वो
2.13 पे आज पहुंचा हुआ है। तो वहां पे इतनी बुरी हालत उन्होंने कर ली है, नो किंग्स मूवमेंट चल रही है। तो मैं वही जो पहले भी कह रही थी कि अल्टीमेटली उनको कब तक, अगर वो अपनी सिर्फ कंपनीज की बात कर रहे हैं, अपने रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, अपनी जो उनकी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वाली जो उनकी फैक्ट्रीज हैं वो उसकी बात कर रहे हैं, तो वो भी कब तक चलेंगी? जब पूरे वर्ल्ड को ही तुमने बर्बाद कर दिया तो बचेगा क्या? वो इस समय बिल्कुल ये सिचुएशन समझ शायद नहीं पा रहे हैं, या एक तरफ से ये भी बात आ रही है, इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लीजिए क्या, कि अब वो बेसिकली इजराइल के लिए, तो देखिए ये एक्सटेंशियल थ्रेट था कि भैया मेरी एग्जिस्टेंस को इजराइल आज जानता है कि अगर ये मैंने नहीं आज खत्म किया तो शायद ईरान कल को मुझे खत्म कर दे। तो अब वो जो इजराइल के तो चंगुल में फंस चुके हैं, क्योंकि अगर हम ये देखें रमेश की पहले तो चलिए ओमान के साथ जब नेगोशिएशन हो रही थी तब हम कह दें कि अहंकार चल रहा था, ट्रंप को उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन अब फिर अली लारीजानी के मारे जाने के बाद अब जो उनके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे उनके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत, फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत चल रही थी, और कल खबर आती है कि इजराइल की तरफ से वो भी खत्म कर दिए गए हैं, और ट्रंप कहते हैं कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो अब ये नेगोशिएशन करनी है नहीं तो आप वो करनी, स्ट्रैटेजी समझिए ना, करनी है आईआरजीसी की टुकड़ियां अपने आप में ऑटोनमस। अमेरिका एक तरफ जिससे बात करने की कोशिश कर रहा है, इजराइल उसको उससे पहले खत्म कर दे रहा है, क्योंकि इजराइल चाहता है ये बातचीत हो ही ना, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि उसके कई सारे टारगेट्स अभी बचे हुए हैं, उसने अपनी संसद से बजट ले लिया है, उसके अभी उसको समय चाहिए वहां पर कई टारगेट पूरे करने के लिए, तो इजराइल सार्वजनिक कह चुका है। जी बिल्कुल, तो वही बात है ना रमेश जी कि वो कहाँ, इजराइल अगर नहीं खत्म करना चाह रहा तो अमेरिका को कोई तो डिसीजन लेना पड़ेगा। भाई तुम सुपर पावर आज तक तो हो ना, कल को पेट्रो डॉलर अगर हटता है और हम पेट्रो युआन की तरफ जाते हैं, या चाइना जैसे भारत की तरफ देख रहा है और रशिया को भी आह्वान कर रहा है कि अब हमें अपना कुछ एक वर्चस्व यहाँ कायम करना चाहिए एटलीस्ट ईस्ट जोन में, तो उस सिचुएशन में बात की बात है, आज की डेट में तो आप सुपर पावर हो, आज तो आप एक मिसालें कायम कर सकते हो ना, अपने नेटो साथियों को भी बोल सकते हो, जीसीसी को भी बोल सकते हो कि भैया चलिए आप मेरी हुकूमत करके मैं ऐसे नहीं जबरदस्ती कर रहा हूं, युद्ध से आप रिट्रीव कीजिए। इजराइल इतना थोड़ी, देखिए इजराइल को भी चाहे कितनी भी इंटेलिजेंस स्ट्रांग क्यों ना हो, ट्रंप का ही तो आज तक साथ मिलता आया है, जो इतने से यहूदी अभी तक भी जो चारों तरफ देखिए वो हूती से चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमस हो घिरे तो पड़े हैं, तो शील्ड तो अमेरिका की ही है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो बोली जा रही है कि इजराइल के चंगुल में, लेकिन ट्रंप भी शायद इतनी स्ट्रांगली अभी नहीं बोल रहे हैं कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, और इंतजार इस बात का था दीप्ति जी, जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे सब लोग ये मान के, मतलब कमला हैरिस जो सोचिए उन्होंने तक आके कहा कि मुझे मालूम है कि वो आज अपनी जीत का ऐलान करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर है अब ये जो बहुत युद्ध विध्वंसक हो रहा है, और मैं जनरल सिंह से जरूर समझना चाहूंगा, अभी हम ब्रेक लेने के बाद जब आएंगे, हमारे यहाँ कहते हैं कि जब युद्ध समाप्ति की ओर होता है तो ज्यादा विध्वंसक हो जाता है, ये एक तरह की वॉर स्ट्रैटेजी है। क्या हम इस तरफ जा रहे हैं या वाकई आने वाले दिनों में और बड़ी तबाही हमें देखने को मिलेगी? और ये जो बड़ी खबर है कि ईरान ने 15 ईगल फाइटर जेट को मार गिराया है, अगर ये बात सच है तो ये एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, खासकर जिसे आसमान का सिकंदर कहा जाता है, जिसकी स्पीड, जिसको एक तरह से पकड़ना नामुमकिन है। आज तक कहा जाता है कि उसका कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, जीरो कॉम्बैट लॉस कहा जाता है, अगर उसे मार गिरा है तो ये बड़ा नुकसान है अमेरिका का। जनरल सिंह, ये जो खबर आ रही है F-15 ईगल को मार गिराने की, ये एक, आपको नहीं लगता एक बड़ा लॉस है अमेरिका के लिए? और मान लीजिए जैसा ईरानी मीडिया कह रही है कि साहब हमने उनके पायलट को भी अपने कब्जे में ले लिया है, ये तो और बड़ा झटका हो जाएगा अमेरिका के लिए। रमेश, एक चीज सामने आ रही है कि हम सब समझ रहे हैं इस समय कि ईरान की एयर डिफेंस की ताकत खत्म कर दी हुई है अमेरिका और इजराइल ने पहली स्ट्राइक्स में ही 28 फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर, उसके बाद परंतु ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो खबर थी कि S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से आया था पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले, उसके ऊपर ट्रेनिंग, मैं समझता हूँ पिछले सेशन में आपके साथ मैंने जिक्र किया था कि उन्होंने ट्रेनिंग करके उसको इस्तेमाल करना भी शुरू किया है। और ये जो F-15E गिरा है, ये जरूरी बात है कि S-400 जरूर आया होगा, उसकी साइबर और इलेक्ट्रॉनिक काबिलियत भी जो ईरान की काफी हद तक काफी एडवांस्ड है,
वो सही तरीके से उन्होंने इस्तेमाल की है। उसका मतलब ये भी है कि उसका मिलिट्री कमांड सेंटर सिस्टम बिल्कुल कामयाब है, बिल्कुल सही चल रहा है इस समय। पर जनरल सिंह इंटीग्रेटेड है इस एक समय। बात तो बड़ी स्पष्ट है कि इतने आपके ऊपर सैंक्शन लगाए गए, उसके बाद भी आपने इतना शक्ति संतुलन वहां पर बनाया। आपने अपनी मिसाइल पावर, अपनी ड्रोन पावर, अपना एयर डिफेंस सिस्टम, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी मिसाइल सिटी, अपना ग्राउंड का जितनी आपने तैयारी की, तो जाहिर है ये बिना चीन और रूस की मदद तो हुआ ही नहीं होगा। ओवर द इयर्स जितने भी समय इनका सैंक्शंस रहा है, रूस और चाइना की तो सपोर्ट रही है ईरान को, और नॉर्थ कोरिया की भी सपोर्ट रही है। तो इसको देखें। और दूसरा क्या है कि ईरान की अपनी साइंस और विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की काबिलियत, उसकी इंजीनियरिंग काबिलियत बहुत ही एडवांस है। तो जो बना रहे हैं अपने आप, वो उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि ये जो उन्होंने अभी किया है, जैसे मैंने जिक्र किया, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल इफेक्टिव है इस समय, और उसके एयर डिफेंस सिस्टम भी इस समय इफेक्टिव हैं, चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हुए। और इसलिए वो अपनी मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट सिस्टम को इस्तेमाल कर सक रहा है। देखें, अभी अमेरिका ने क्या किया है कि अनाउंस किया, आपने बताया C-130 हरकुलिस जो है एयरक्राफ्ट, वो और हॉक, ये AH-60 हॉक हेलीकॉप्टर, वो सर्च वो कर रहा है। ऑपरेट कर रहे हैं। वो ऑपरेट कर रहे हैं ईरान के अंदर, क्योंकि ये रेस्क्यू प्रोटेक्शन फोर्स होता है, मिशन अमेरिका की फॉलो करते हैं। ओके। जब भी उनका कोई ऐसे एयरक्राफ्ट के ऊपर घातक हमला होता है, और रेस्क्यू मिशन उसकी रहती है कि जो हमारा पायलट है उसको हम रिकवर करें। अगर वो इरानियन हाथ में है तो ईरान उनको बिल्कुल हैंड ओवर नहीं करेगा, और उससे जितना भी इंटेलिजेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। सर और ये अमेरिका की एक इंटेलिजेंस से ज्यादा तो सबसे बड़ा बार्गेन करेगा। अभी भी ईरान अपनी शर्तों पे इस युद्ध में बात करना चाह रहा है। वो कोई अमेरिका का जो 15 पॉइंट प्रपोजल है उसने एक लाइन से रिजेक्ट कर दिया है। उसने अपनी बातें कही, और मुझे लगता है जो बातें ईरान कर रहा है उस पर सहमत होने में कोई दिक्कत है नहीं। वो कह रहा है कि साहब मुझे सुरक्षा की गारंटी चाहिए, आप मेरे नुकसान की भरपाई करिए, आप लिखिए कि फ्यूचर पे मेरे पास कोई हमला नहीं होगा। आपने मिडनाइट हैमर जून 2025 में ऊपर किया, फिर आपने कहा बस हमें इतना ही करना था, हमने उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो ख़त्म कर दी। फिर कुछ महीनों बाद आपने उसको तहस नहस करना शुरू कर दिया। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कैसे ख़त्म होगा? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो दुश्मनी है 1979 जो रेवोल्यूशन हुई थी उस समय से है। अमेरिका हजम नहीं कर सका कि शाह फरहान को गिराया गया और ये इस्लामिक रिपब्लिक की रेवोल्यूशनरी सरकार वहां पे बन के आई, जो कि क्लर्जी चलाती है। ये अभी तक हजम नहीं कर सका अमेरिका, और इसीलिए वो बिल्कुल बरखलाफ रहा है ईरान की रजीम के और सरकार के ऊपर। अभी देखें, जो भी हो रहा है इस समय, अमेरिका, आपने जिक्र भी किया था इंटरलूड से पहले, कि ये लड़ाई काफी ताबड़तोड़ चला रहा है। ट्रंप ने कोई ऐलान नहीं किया लड़ाई रोकने का, और ताबड़तोड़ इसलिए कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में वो उम्मीद कर रहा है कि हो सकता है कि ईरान की ताकत को और कमजोर कर दे, और हो सकता है कि इनका मनोबल टूटे। ओके। और ये अल्टीमेटली उनका गलत जनरल सिंह, अल्टीमेटली आपको एग्जिट करना है, आप माने या ना माने। आप इतने जो बेताब दिखाई दे रहे हैं, आप कोई ना कोई एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं। दीप्ति जी, कोई ना कोई एग्जिट रूट अमेरिका ढूंढ रहा है जो उसे अभी तक नहीं मिल रहा, क्योंकि ये अपने सर पे लेना कि साहब हम ईरान से हार गए, ये तो आप रिपब्लिकन का भी बंटाधार कर जाएंगे अमेरिका में। बिल्कुल रमेश जी, देखिए एग्जिट प्लान उनको चाहिए। वो कभी भी ये तो बोलेंगे नहीं कि हम हार गए हैं, वो दिखाएंगे तो यही कि हमने ये जीत लिया, हमने वो जीत लिया। मैं लेकिन आपकी भी एक बात से थोड़ा सा इसमें डिफर करूंगी। आपने कहा कि ईरान जो मांग रहा है उसमें गलत ही क्या है। बिल्कुल सही बात है, जो बाकी पॉइंट्स ईरान ने बोले हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो वो ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अब हम टैक्स लगा देंगे, उसके ऊपर एक टोल लगेगा क्योंकि जैसे स्विस कैनाल में लगता है, तो वो मैं कहूंगी कि बिल्कुल एक वर्ल्ड को ब्लैकमेल करने वाली स्ट्रैटेजी है, वो नहीं माननी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैडम वो कह रहा है जब इजिप्ट पनामा कैनाल में इजिप्ट लगा सकता है तो हम क्यों नहीं लगा सकते?
बिल्कुल रमेश जी, देखिए पनामा में जो स्विस कैनाल पे, मैंने स्विस कैनाल का खुद भी जिक्र किया, स्विस कैनाल एक नेचुरल रूट नहीं था, उसको इजिप्ट की जमीन से काट कर और उसको नेचुरली नहीं था, उसको मैनमेड तरीके से बनाया गया वो रास्ते को शॉर्टन करने के लिए, ताकि उसका जो खर्चा था, लॉजिस्टिक कॉस्ट वहां पे कम हो जाए, और उसी को मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि वो नेचुरल रूट नहीं है। लेकिन अगर हम बाब अल मंदेब की बात करें जो रेड सी में है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें गल्फ सी में, ये दोनों ईरान ने और यमन ने नहीं बनाए हैं, ये कुदरती नेचर ने दिए हैं। 28 फरवरी से पहले 28 फरवरी से पहले मैडम तनेजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, वहां से 120, 122, 124 शिपों की आवाजाही हो रही थी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही तो मैं बोल रही हूं कि जो चीज ट्रंप ने करी है, तो तुम ट्रंप की हर चीज को नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम ओरेकल में भी कर रहे हो, तुम अमेजन में भी कर रहे हो, तुम कह के लूंगा वाली स्ट्रैटेजी पे कर रहे हो कि मैं तो कह के मारूंगा, जैसे उन्होंने अरामको के साथ भी पहले किया। वो सब में बिल्कुल भी उस चीज के लिए जस्टिफिकेशन है, लेकिन बाकी वर्ल्ड का क्या कसूर है, स्पेशली वेस्ट एशिया का, भारत का जो बुद्ध प्रधान देश की बात करते हैं, और हम दोनों तरफ से बिल्कुल एक बैलेंस बना के चलते हैं। हमारा क्या कसूर होगा कि या तो हम केप ऑफ गुड होप से निकाल के लाएं जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़े, यहाँ पे एक टोल टैक्स दें। तो ये नेचर के ऊपर अगर हर एक ने टोल लगाना शुरू कर दिया तो आप किसी को नहीं रोक सकते हो। कम से कम अभी तो उसकी लड़ाई शुरू हुई जो बिल्कुल गलत है, तो आप अमेरिका के साथ बदला ले तो रहे हो। मैडम तनेजा, अभी तो उसके पास ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ब्रह्मास्त्र है, ये इस चोक पॉइंट का वो इस्तेमाल करेगा, वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि साहब हम पे जो हमला हुआ, देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम तो तबाह हो ही रहे हैं, लेकिन हम आपको भी चैन से नहीं जीने देंगे। मुझे लगता है वो अपनी रणनीति, अपने जो पत्ते हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एडमिरल गर्ग, एक और बात है, धर्म संकट दोनों तरफ है। अगर अमेरिका ईरान की बात मान लेता है तो उसके घरेलू मोर्चे पे उसकी क्या साख रह जाएगी, और अगर ईरान अमेरिका की बात मान लेता है तो वहां के लोग उन्हें जीने नहीं देंगे, क्योंकि इतना विध्वंस तो हो चुका है उनके यहाँ ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इसमें ज़्यादा लॉस अमेरिका का होगा। अगर अगर अमेरिका विड्रॉ करता है और ईरान का हाथ ऊपर रहता है, तो बजाय इसके कि अगर ईरान शांति वार्ता के लिए या शांति के लिए मान जाता है तो उसमें ईरान का नुकसान कम होगा, बल्कि उल्टा अगर यूएस शांति प्रस्ताव करता है और अपने आप को खींच लेता है इस एरिया से, तो जो नुकसान, एक आप देखिए अमेरिका अपने आप को एक सुपर पावर मानता है, यूनिपोलर वर्ल्ड में एक अकेला देश का राजा है, दुनिया का राजा मानता है, उसकी साख पे कितना जबरदस्त फर्क पड़ेगा। ईरान तो फिर भी एक छोटा देश है और वो सैंक्शंस के मध्य रहा है काफी दशकों से, तो उसकी जो एक इंटरनेशनल स्टेटस है, इंटरनेशनल स्टेचर, उसकी साख है, वो अमेरिका की साख के आगे कुछ नहीं है। तो नुकसान ज्यादा मेरे ख्याल से अमेरिका का होगा साख वाइज, ईरान का कम होगा। और वैसे भी अगर आप देखिए ना, कॉस्ट वाइज भी देखिए अमेरिका की कितनी बड़ी कॉस्ट लग रही है। अभी दुनिया में एक और मैं कहूंगा एक और चीज शुरू हो गई है कि साहब अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। अभी ट्रम्प साहब कह रहे हैं 1 to 1.5 ट्रिलियन हम अपना डिफेंस बजट रखेंगे। ऑलरेडी आप 39 ट्रिलियन डेट में है, आपकी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन के आसपास की है। अब आप कह रहे हैं 1.5 ट्रिलियन हम अपना डिफेंस बजट रखेंगे। बाकी देश भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, जहां हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए था, हेल्थ केयर पे खर्चा करना चाहिए था, सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा करना चाहिए था, क्लाइमेट चेंज से कैसे दुनिया निपटेगी उस पे खर्चा करना चाहिए था। हम अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कई देश जो हैं वो युद्ध से भारी कमाई करते हैं, जिसमें अमेरिका एक है। जनरल सिंह, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं समझता हूं आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या होगा आने वाले दिनों में। ईरान में लापता पायलट की तलाश के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पायलट की तलाश में हेलीकॉप्टर सपोर्ट दे रहे हैं, फाइटर जेट। अमेरिका ने F-35 को आसमान में उड़ा है, MQ-9 ड्रोन ईरान के आसमान में उड़ रहे हैं ताकि लापता पायलट का पता लगाया जा सके। लेकिन ये जो आपका विमान है F-15 ईगल, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 10 से 12 मिसाइलें एक साथ ले जा सकता है और सर्वाइवेबिलिटी के मामले में दुनिया का अव्वल जेट माना जाता है। डिफेंस को चकमा देना इसके लिए बाएं हाथ का काम है, लेकिन बावजूद इसके, इन सारी खूबियों के बावजूद, जनरल सिंह, अगर ईरान ने इसे गिरा है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए। और ईरान जिस तरह का नैरेटिव क्रिएट करेगा इसके बाद आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले
पिछले बारी जब बात कर रहे थे, यही था कि जो अमेरिका ऐसा लॉस होता है अगर पायलट जाता है, तो वो पूरा दम दिखाते हैं कि उसको हम किसी तरह से वापस ले आ सकें। और इसलिए उन्होंने ये फोर्स प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किया हुआ है अपना ये AH-60C-130 हरकुलिस जो एयरक्राफ्ट हैं, कि किसी तरीके से उनके पास FLIR ऐसे सिस्टम हैं, नाइट इंफ्रारेड सिस्टम है, कि किसी तरीके से हम ट्रेस कर सकें ये जो पायलट अभी लापता है। और ये क्या होता है, बहुत बड़ी चीज होती है फौज के लिए, कि मेरा एक जवान एक मेरा अफसर अगर मिसिंग है, मैं पूरी ताकत उसको पकड़ने के लिए, वापस लाने के लिए लगाऊंगा। ये बेस्ट मिलिट्री प्रैक्टिस गिनी जाती है। और अमेरिका जो ये कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। हम अपने साथी को पीछे नहीं छोड़ते, उसकी लाश हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम अ लिविंग सोल्जर। दिस इज मोटो ऑफ गुड मिलिट्रीज। तो अगर ये अमेरिका लॉन्च कर रहा है तो ये अच्छी बात है। ईरान के हाथ में अगर ये पायलट आ गया है, तो ईरान इसको पूरा वेपनाइज करेगा, इस लॉस को विश्व को बताएगा, मीडिया पे बताएगा। हो सकता है ईरान अपने मीडिया के ऊपर भी उसको सामने लेके आए, कि बताएगा कि अमेरिका क्या कर रहा है। तो ये दोनों साइड, ईरान के लिए वो वेपनाइज्ड स्टेट होगा ये, अगर पायलट अलाइव है। तो ये बहुत आवश्यक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, ओके। कि जब अगर लॉस ऐसे होता है तो हम उसको अबेंडन नहीं करते, मिलिट्री अबेंडन नहीं करती, उसको पूरी ताकत लगाती है, और उसमें कॉस्ट नहीं आती। कॉस्ट आपकी है कि मैं अपने साथी को वापस ले आ सकूं। बिल्कुल। और कम से कम युद्ध में तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, अपने साथी को वापस लाने के लिए पूरी जान लगा देना। मुझे लग रहा है अमेरिका भी वही कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ईरान इसको वेपनाइज करेगा। एडमिरल गर्ग, क्या ये सही नहीं है कि अगर ये स्थिति जैसा कि ईरानी मीडिया कह रहा है और ये सच साबित हुई, तो साहब ईरान के लिए इससे बड़ा वेपन क्या होगा? एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरी तरफ आपने उनका पायलट कैप्चर कर लिया। देखिए रमेश, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये पायलट, ये अमेरिका जो ये सर्च कर रहा है, ये व्यर्थ है। क्योंकि अगर वो ग्राउंड पे गिरा है, और कहाँ गिरा है, ईरान ने गिराया है, तो उन्हें पता होगा एग्जैक्टली पायलट कहाँ गिरा है। वो उसको कि खाली थोड़ी छोड़ दिया कि हवाई जहाज से उसको जो है 4 घंटे के बाद अमेरिकन फोर्सेस हवाई जहाज से देख लें, और ग्राउंड पे ईरानी लोग जो है हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ग्राउंड पे अपनी जमीन पर ईरान ने गिराया, पायलट उनकी जमीन पे गिरा, अब तक वो ईरान ने उसे अपने कब्जे में ले लिया होगा। वो काफी स्वाभाविक सी बात है। और ये जो ऊपर ये C-130 हरकुलिस और ये जो अपैची वगैरह ये घुमा रहे हैं, ये एक मॉरल बूस्ट देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि हमने कोशिश करी, हमने अपने जवानों को, अमेरिका ये मैसेज देना चाह रहा है कि भाई देखो बंदा गिरा, हमने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई, कोशिश करी। ये एक सिग्नलिंग है। लेकिन एज ए मिलिट्री मैन मुझे नहीं लगता कि अभी वो ईरान की जमीन पर इतने गिरने के इतने समय बाद तक आजाद घूम रहा होगा, कि उसे अमेरिका हवाई जहाज से देख ले, पकड़ ले और रेस्क्यू करके वापस ले जाए। ओके। असंभव लगता है। दीप्ति तनेजा जी, इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल में मुझे लगता है GCC कंट्रीज होंगी, क्योंकि जिस तरह से B1 ब्रिज गिराया है, तकरीबन 38,000 करोड़ का वो ब्रिज था जो करज को तेहरान से जोड़ता था। और उसके बाद जिस तरह से 8 ब्रिजेस की लिस्ट पब्लिक की है ईरान ने, तो उनके मन में तो डर बैठा ही होगा, क्योंकि ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन से आसानी से ये काम कर सकता है। बिल्कुल रमेश जी, ये GCC कंट्रीज तो पहले ही हफ्ते से, शुरुआत से ही बिल्कुल इस चक्रव्यूह में फंस गई हैं कि लेना देना उनका कुछ नहीं था, केवल एक अमेरिका के अम्ब्रेला के अंदर वो अपने आप को समझते थे। तो चाहे आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तो शुरुआत अब करेगा ही ईरान, क्योंकि इजराइल ने पहले उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारा है। उससे पहले रिफाइनरी हो, चाहे कुएं हो, चाहे वहां पे होटल्स हो, जब जहां जहां पे अमेरिकन सोल्जर्स के छिपे होने की बात आ रही थी, तो वो हमेशा शुरू से ही इस पूरे इसमें फंस गए हैं लड़ाई में, कि भैया तुम्हारी दोनों की लड़ाई, और बीच में जैसे कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उस तरीके की इनकी हालत हो गई है कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि आज ये कैसी स्थिति है। इनफैक्ट आप बात कर रहे थे डिफेंस बजट की रमेश जी, तो मैं कहूंगी ये इतना बड़ा विरोधाभास है कि कहां आप एक शांति का, एक नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे थे, और अब आपने अपनी इस हरकत से होल्ड लगा दी है, सिर्फ डिफेंस बजट को बढ़ाने की नहीं, इवन न्यूक्लियर की। क्योंकि आप एक तरफ से कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर खत्म करना
करना है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रहा है कि चाहे आप इश्वान पे बम गिरा रहे हैं, चाहे आप नतांज पे गिरा रहे हैं, B2 बॉम्बर गिरा रहे हैं, लेकिन रेडिएशन नहीं फैल रही। मतलब इसका ये कि कितनी जमीन के नीचे ईरान ने गाड़ रखा है, ये अमेरिका को अभी तक अंदाजा भी नहीं है। तो बाकी कंट्री सोच रही हैं कि भैया जो तुमने हमें शील्ड दी, उस शील्ड का तो कोई मतलब नहीं रह गया, ऊपर से तुम हमसे ही पैसा मांगने आ गए हो कि तुम दो पैसा, तुम दो पैसा। तो वो लोग तो उल्टा आप होड़ में चले जाएंगे कि डिफेंस बजट बढ़ाएं चाहे न्यूक्लियर बढ़ाएं, क्योंकि अब एक अमेरिकन शील्ड का कोई मतलब नहीं रह गया है। और मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं एडमिरल गर्ग की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूं कि देखिए ये जो बात हो रही है कि कैसे एग्जिट होगा, 15 पॉइंट मान ले, 5 पॉइंट मान ले, साफ की बात है। देखिए ये कभी भी 15 वर्सेस 5 रहेगा ही नहीं, ये रहेगा तो दोनों की तरफ से कोई डाइल्यूटेड ही, लेकिन उसके लिए डायरेक्ट टेबल पे बैठना होगा। ये पाकिस्तान की मध्यस्थता जो मैसेंजर वाली है कि जाओ जाके चाइना से बात करो, फॉरेन मिनिस्टर को वहां भेज रहे हैं, वो इसलिए भेज रहे होंगे कि युआन में डील मत करो, ईरान को इंटेलिजेंस मत दो। तो इस टाइप की मध्यस्थता से तो इट इज नॉट 15 वर्सेस 5, कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड पे दोनों ही को आना पड़ेगा और एक डायरेक्ट इंटरवेंशन होगी, तभी ही कोई एग्जिट प्लान बट मैडम तनेजा, आज चीन उस पोजीशन में है जहां वो अमेरिका से आंख मिला सकता है, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके ही वो उसके कान खींच सकता है। तो मुझे लगता है कि चाइना को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है कि अमेरिका क्या कहता है, और वो खुलकर, अभी पुतिन साहब तो खुलकर आ गए कि भाई अमेरिका ने बहुत गलत किया है, इलीगल वॉर है ये ईरान के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है अब बिल्कुल, और इस ग्लोबल ऑर्डर में ईरान का अपना एक अस्तित्व होगा और एक मजबूत अस्तित्व होगा। जनरल सिंह, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, देखें इसमें जो लड़ाई का ये हालात हुई है और जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स और एससीओ सामने आई हैं, इसमें और नाटो की जो टूट पड़ी हुई है, इसमें साफ जाहिर होता है कि जो मिडिल पावर्स हैं, मिडिल पावर्स में गिनता हूं हमारा भारत मिडिल प्लस पावर है, ब्राजील है, ईरान है, अभी ऐसे जो देश हैं, जापान, इनका रोल आगे बढ़ गया है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी बोला जा रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑर्गेनाइजेशन बदलनी चाहिए, बल्कि कि फ्रांस और यूके इनको निकालना चाहिए वहां से और भारत की एंट्री हो। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अभी मिडिल पावर्स जो ये है, ये चला रहे हैं विश्व को, ग्लोबल साउथ को चला रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका हिला हुआ है। और जो रूल बेस्ड ऑर्डर है ब्रेटन वुड्स का जो 1945 का, वो अभी पीछे रह गया है। और बिल्कुल सही कहा आपने जनरल सिंह, बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन ये युद्ध इस समय सबसे खतरनाक स्थिति में खड़ा है। अगर ईरान जैसा कह रहा है वो करने जा रहा है और अमेरिका जैसा कह रहा है वो करने जा रहा है, तो मुझे लगता है ये मानवता के इतिहास में एक और काला अध्याय साबित होगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।